हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7 द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो कि हमारी बुक है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा का 7 चैप्टर। ओके, इसके बारे में इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे 1857 की जो लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुआ था, उसके कारण क्या रहे हैं और इमीडिएट कोज क्या रहे हैं, जनरल कोज क्या रहे हैं। मतलब जो धीरे धीरे जितने भी सैनिक थे वो आर्मी से दूर जाते जा रहे थे, उनके अंदर जो भावना थी लड़ाई की वो बढ़ती जा रही थी। तो उसके रीज़न क्या थे, कारण क्या थे, उस चीज़ के बारे में इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A mighty popular revolt broke out in northern and central India in 1857 and nearly swept away British rule। इसके अंदर कहा गया है कि जो 1857 के अंदर नॉर्दर्न और जो सेंट्रल मध्य भारत है उसके अंदर जो रिवोल्ट हुआ था, जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी, उसने लगभग पूरे भारत से ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर दिया था। It began with the mutiny of Sepoy or the Indian soldiers of the company's army, but soon angered wide रीजन एंड इन्वॉल्व द मासेस। स्टार्टिंग में ये किसकी वजह से स्टार्ट हुआ था, शुरुआत किस वजह से हुई थी, वो किन्होंने की थी, वो थे जो इंडियन आर्मी के अंदर जितने भी सैनिक थे उन्होंने ये लड़ाई स्टार्ट की थी और धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैलती गई और इसमें सिपाहियों के अलावा जो जनरल पब्लिक थी वो भी शामिल होने लग गई। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या जनरल कॉजेज रहे, क्या ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से ये रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। The most important cause of the popular discontent was the economic exploitation of the country by the British and complete destruction of its traditional economic fabric। अब क्या था ना, 1857 के युद्ध के अंदर ऐसा तो है नहीं कि केवल ब्रिटिशर से जो इंडियन आर्मी के जो लोग थे, ठीक है, वो शामिल हो। इसके अंदर बाद में आम जनता भी जुड़ गई थी। तो आम जनता जुड़ने के क्या कारण थे, ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने क्या था ना, उस टाइम के जितने भी हमारे ट्रेडिशनल काम रहते थे, ठीक है, जितनी भी फैब्रिक जो बुनकर वगैरह थे, पीजेंट्स थे, खेती जो करते थे, जितने भी आर्टिस्ट थे, ठीक है, उन सब के धंधे इन्होंने चौपट कर दिए थे। उनसे ये काफ़ी ज़्यादा में क्या लेते थे, कर वसूलते थे, टैक्स लेते थे। एक तो वो टैक्स ज़्यादा लेते थे, फिर इनको जो चीज़ें बेचते थे वो भी अपने खुद के दामों पे बेचते थे कि आपको ये ख़रीदनी पड़ेगी और इतने दाम में ख़रीदनी पड़ेगी। ठीक है, इस वजह से उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रोष हो गया था, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहता था किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ओके, तो ये भी कुछ एक कारण था जिसकी वजह से लोग इनके खिलाफ होने लग गए थे। द ब्रिटिश लैंड एंड revenue policy and the system of law and administration, in particular a large number of peasant proprietors subjected to exorbitant land revenue demand lost their land to traders and moneylenders and found themselves hopelessly involved in a debt। इसके अंदर कहा गया है जो ब्रिटिशर्स की जो लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज़ थी कि ठीक है, आप इतना जो कर था वो इनसे वसूलते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता था। अगर आपने वो कर नहीं दिया तो आपकी जो लैंड थी वो ब्रिटिशर्स अपने कब्ज़े में ले लेते थे। या फिर लोग क्या करते थे, जो मनी लेंडर्स थे, जो पैसे ब्याज वगैरह पे देते थे उस टाइम पे, उनसे हैवी अमाउंट में पैसा उठा लेते थे, ठीक है, ज़्यादा ब्याज दरों पे, और बाद में वो उसको चुका नहीं पाते थे। इस वजह से उनके ऊपर कर के ऊपर कर लगते रहते थे, ठीक है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगते रहते, ब्याज पे ब्याज लगते रहते थे, और लास्ट में क्या होता था, वो अपनी ज़मीन गंवा बैठते थे। द इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंट्री फाउंड एक्सप्रेशन इन 12 मेजर एंड न्यूमेरियस माइनर फेमाइंस फ्रॉम 1770 टू 1857। बोला गया है कि जो पीजेंट्स के साथ में जो उस टाइम पे खेती बाड़ी करते थे, मज़दूर वगैरह जो थे, तो उनके साथ में इतना बुरा हुआ था कि उनकी लैंड्स भी चली गई थी, उनके धंधे भी चौपट हो गए थे, उनके पास कुछ खाने को बचा नहीं। ठीक है, जब खा नहीं पाएंगे तो फिर भूखमरी होएगी। इस वजह से उस टाइम के अंदर 12 तो सबसे बड़े अकाल पड़े थे, ठीक है, और बहुत सारे छोटे अकाल उस टाइम पे पड़े थे, फेमाइंस, जिसकी वजह से बंगाल की लगभग आधी से ज़्यादा जनता ख़त्म हो गई थी।
Many zamindars were harassed by demands for higher land revenue and threatened with forfeiture of their zamindari land and rights and loss of their status to the villages। ठीक है, इसके अंदर बोला गया है कि जो भी ज़मींदार थे उनको हरास किया जाता था। ठीक है, उनके साथ बदसलूकी की जाती थी, उनको धमकाया जाता था कि भाई अगर आप टाइम पे लैंड रिवेन्यू नहीं दोगे, टैक्सेस नहीं भरोगे, तो आपका जो ज़मींदारी है, जो भी राइट्स आपको दिए गए हैं, उनको कब्जा लिया जाएगा, उनको वापस ले लिया जाएगा, और जो आपका सोशल स्टेटस है गांव के अंदर, वो भी उससे ख़त्म हो जाएगा। और कॉमन पीपल, जो वहाँ के उस टाइम के जो आम आदमी थे, उनके साथ काफ़ी करप्शन किया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है, उनसे इलीगल टैक्स वसूला जाता था। उनको मान लो अगर किसी ने टैक्स दे भी दिया, फिर भी उनसे दोबारा से टैक्स वसूला जाता था। इसमें कौन साथ देते थे? पुलिस भी देते थे, क्योंकि उनको भी अपना कट मिलता था, अपने अलग से पैसे मिलते थे। और जो निचले स्तर के कोर्ट रह गए, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा करप्ट थे, तो वो भी पुलिस और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं का साथ देते थे। इस वजह से लोग भी काफ़ी परेशान थे, और जितने भी ऑफिशियल्स थे जो कर वसूलते थे या फिर उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, वो कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते थे कि भाई जो ये खेती बाड़ी करते हैं, मज़दूर हो गए, किसान हो गए, ज़मींदार हो गए, इनसे पैसा वसूलने की, ठीक है, इनसे इलीगली पैसा निकलवाने की कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। और उस टाइम की जो मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास कह सकते हैं इंडियन सोसाइटी की, उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। किस वजह से? क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, और उस टाइम पे एजुकेशन काफ़ी कॉस्टली होती थी। तो ये इतने पढ़े लिखे थे, इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया था पढ़ाई के अंदर, उसके बावजूद भी जितनी भी हायर वेल पेड पोस्ट थी, जहाँ पे सैलरी अच्छी मिलती थी, तनख्वाह अच्छी मिलती थी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उनसे इंडियंस को बाहर रखा गया। हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जहाँ पे 500 पाउंड से ज़्यादा की सैलरी होती थी, वहाँ पे इंडियंस को अलाउ नहीं था नौकरी करना। ठीक है, इंडियन रूलर्स हैड बीन पैट्रन्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड हैड सपोर्टेड स्कॉलर एंड रिलीजियस प्रीचर्स एंड डिवाइंस। इसमें कहा गया है कि उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे, जो लेखक थे, लिटरेचर के बारे में जो लिखते थे, ठीक है ना, और जितने भी धर्म के प्रचारक थे, प्रीचर्स थे, वो किसके ऊपर बेस रहते थे, उनका काम किसकी वजह से चलता था? वो थे उस टाइम के राजा वगैरह, क्योंकि उनकी काफ़ी रुचि रहती थी आर्ट के अंदर भी, लिटरेचर के अंदर भी, पोइट्री वगैरह के अंदर भी। तो वो अपने दरबार के अंदर इन लोगों को नौकरियां देते थे और इनसे काम करवाते थे, तो इनका भी धंधा राजाओं की वजह से चलता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने की वजह से जो रूलर्स थे, उनका जितना भी धंधा था, उनकी जितनी भी स्टेट्स थी, उनको हथिया लिया गया था, जिसकी वजह से फिर जितने भी आर्टिस्ट रहे, लिटरेचर रहे हैं, ठीक है, जितने भी रिलीजियस प्रीचर्स रहे हैं, इनका भी जो काम धंधा था वो चौपट हो गया, और ये भी फिर ऐसे ही भटकने लगे। ठीक है, रिलीजियस प्रीचर्स, पंडित, मौलवी who felt that their entire future was threatened were to play important role in spreading hatred against the foreign rule। अब क्या था ना, जितने भी धर्म के अनुयायी थे, जो अपने धर्म को मतलब फैलाते जा रहे थे, पंडित थे और या फिर मौलवी कह लो, ठीक है, मौलवी जो थे, अब इनको ये लगने लग गया था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इनकी वजह से इनका जो फ्यूचर है, वो जो भी आने वाला समय है, वो ये नहीं चलने देंगे। ठीक है, क्योंकि इनका जो पहले वर्चस्व रहता था पंडितों का, ठीक है, मौलवीज़ का भी, तो इनका फ्यूचर है ना अब खतरे में आने लग गया था। तो इस चीज़ को देखते हुए इन्होंने क्या किया ना, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हेट फैलाना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये हमारे धर्म का नाश कर देंगे, ठीक है, हमको हमारा धर्म भ्रष्ट कर देंगे, ऐसी ऐसी बातें करके लोगों के अंदर फैलाने लग गए। और अनदर बेसिक कॉज ऑफ अनपॉपुलैरिटी ऑफ बेसिक रूल वाज इट्स फॉरेननेस। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है ना कि पहले जितने भी रूलर्स रहे हैं, जिन्होंने भी इंडिया पे अटैक किया है, एक्सेप्ट नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, काफ़ियों ने जितने भी मुगल्स वगैरह है, इन्होंने इंडिया में आके राज किया है। ठीक है, ये कभी भी यहाँ से लूट के अपना पैसा, इंडिया का पैसा अपनी जहाँ पे ये रहे हैं वहाँ नहीं लेके गए। ये जब भी इन्होंने भारत पे किसी भी स्टेट पे कब्जा किया, तो ये वहीं के होके रह गए, इन्होंने वही अपना घर बसा लिया और उसी स्टेट के लोगों के लिए
फिर ये अच्छे अच्छे काम करने लग गए, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स का ऐसा कुछ नहीं था, ये कर वसूलते थे इंडिया से और इंडिया में ट्रेड करते थे और जो भी प्रॉफिट होता था उसको कहाँ पहुँचाते थे, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। इस वजह से जो इंडिया के लोग थे, जितने भी जो भी राजा वगैरह थे, वो इनसे नफरत करने लग गए। ब्रिटिशर्स डिड नॉट केम टू सेटल इन इंडिया टू मेक देयर होम, वही बात कही गई है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में सेटल होने के लिए नहीं आए थे, ना ही इनको यहाँ पे घर बनाने थे। इनका मेन मकसद क्या था, यहाँ से पैसा कमाओ और कहाँ लेके जाओ, ब्रिटेन में। अब क्या था ना कि ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे लोगों को ये लगने लग गया कि हाँ भाई, जो ब्रिटिश लोग हैं यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन करने की बजाय हमारा क्या है ना, हमारे साथ काफ़ी गलत कर रहे हैं। यहाँ की जो भी कह सकते हैं कि जो भी इकनॉमी थी हमारी, ठीक है, उसको उसको बर्बाद कर दिया, ये खुद का फ़ायदा देखने लग रहे हैं। तो ऐसा करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ़ लोग इनसे थोड़ा सा कटने लग गए थे। अब क्या हुआ ना, ब्रिटिश आर्मी को काफ़ी मेजर लॉस हुए थे। कहाँ पे, फर्स्ट अफगान वॉर के अंदर जो 38 से 42 तक चली, फिर पंजाब वॉर जो थी 45 से 49 तक चली, जो क्रीमियन वॉर थी 54 से 56, ठीक है। और उस टाइम पे क्या हुआ ना, 1855 से 56 के बीच में जो संथल ट्राइब थी, ठीक है, जो संथल कबीले थे बिहार और बंगाल के, उन वो भी जो भी उस टाइम की गवर्नमेंट रही है इंग्लिश या अंग्रेज़ों की, तो उससे उनको भी खासी नाराज़गी थी। तो उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अटैक कर दिया किसके ऊपर, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। किन चीज़ों से, कुल्हाड़ी थी, तीर कमान थे, ठीक है, उनसे अंग्रेज़ों पे अटैक कर दिया। और एक टेम्परेरी टाइम के लिए तो उन्होंने अंग्रेज़ों को अपने वहाँ अपने एरिया से बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। मतलब जो भी रूल करते थे अंग्रेज़ उस टाइम पे यहाँ पे बिहार बंगाल में, तो वो एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो गया था कि जैसे कभी थे ही नहीं। अब लेकिन हालांकि बाद में क्या हुआ ना, अंग्रेज़ बाद में अपनी आर्मी के साथ में आए बड़े, बहुत ज़्यादा नंबर में, और उन्होंने सेंथल्स को हरा दिया, ठीक है। और फिर से अपना जो वहाँ पे रूल करने लगे। लेकिन इससे ये ज़रूर साबित हो जाता है कि एक छोटी सी आर्मी, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर हथियार भी नहीं थे, केवल कुल्हाड़ी तीर कमान थे, अगर वो इनको हरा सकती है तो सोचो इंडिया में कितने ज़्यादा जनसंख्या है, कितने ज़्यादा लोग हैं, तो वो इजीली हरा सकते थे। बात सिर्फ ये थी कि आपको एकजुट होके इनके खिलाफ़ लड़ना था। और फिर बात करते हैं अवध की। अवध को लॉर्ड डलहौजी ने कब अपने अंदर मिला लिया था, कंपनी के अंदर मिला लिया 1856 में, जिसकी वजह से जो अवध के लोग थे या फिर वो पूरी इंडिया में जितने भी लोग थे वो खासा नाराज़ थे। अब जो लॉर्ड डलहौजी की नीति थी, ठीक है, एनेक्सेशन की, कि भाई जिसके अंदर कहा गया था अगर किसी राजा की नेचुरल औलाद ना हो, ठीक है, उसका खुद का बच्चा ना हो, बिना अडोप्टेड सन ना हो, तो वो उसकी जो ज़मीन है, उसका जितना भी एरिया, जो भी स्टेट है, वो अंग्रेज़ी शासन के अधीन आ जाएगी, उनके अंडर में आ जाएगी। लेकिन अवध का ऐसा सीन नहीं था। अवध के राजा के काफ़ी बच्चे थे, तो उसको इस वजह से अंग्रेज़ अपने अंडर में नहीं ले सकते थे। तो ऊपर से लॉर्ड डलहौजी ने क्या प्लान बनाया ना कि उन्हीं का जो वहाँ पे जो काम करते थे उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए कि ये अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं संभाल पा रहे हैं, और अब से जो अवध का एरिया है वो हम अपने अंडर में लेते हैं। इससे क्या हो गया ना, पूरे भारत में और पूरे अवध में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लोगों की भावनाएं बदल गई। अब लोग ये तो समझ चुके थे कि भाई, आप चाहे, जो भी बाकी के रूलर्स थे सब समझ चुके थे कि भाई आप चाहे कुछ भी कर लो, अंग्रेज़ आपकी ज़मीन लेके, आपकी स्टेट लेके ही रहेंगे, चाहे किसी भी रूल से या फिर कुछ भी करके वो लेके रहेंगे। अब डलहौजी के जो ये एक्शन थे अवध को लेने के लिए, इससे वहाँ के जो सिपाही थे वो खासा नाराज़ हो गए, क्योंकि 75,000 से ज़्यादा सैनिक जो थे अवध से आते थे, ठीक है, कंपनी के अंदर जो शामिल थे वो अवध से बिलोंग करते थे। अब उनके अंदर अंग्रेज़ों की जो भावनाएं थी वो बदलने लग गई, ठीक है, अब वो नाराज़ रहने लगे, क्योंकि अब इनके परिवार को भी हाईयर टैक्स पे करने पड़ेंगे, जो इनकी फैमिली है, किसको, अंग्रेज़ों को। और डलहौजी ने क्या एक्सक्यूज़ दिया ना,
अवध को अपने में मिलाने के लिए कि भाई मैं चाहता हूँ कि जो भी ये मिसमैनेजमेंट हो रही है, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर घपलाबाजी या करप्शन हो रहा है, मैं नवाब के इस करप्शन को ख़त्म करना चाहता हूँ और लोगों को फ्रीडम दिलाना चाहता हूँ। लेकिन असल में फ्रीडम उनको मिली नहीं, अब बल्कि उनके ऊपर हायर टैक्स लगने लग गए, लैंड रेवेन्यू लगने लग गई, और भी अलग अलग तरह के टैक्स लगा दिए कि इन पे खाने पे, घरों पे और अफीम वगैरह पे, और जो भी जस्टिस अगर कोई मांगने जाता था तो वहाँ पे भी अलग से टैक्स वसूला जाता था इनसे, ठीक है। The policy of annexion and subordination was, for example, directly responsible for making नाना साहेब रानी ऑफ झांसी बहादुर शाह देयर स्टंच एनिमी, ठीक है। जो ये पॉलिसी थी सबॉर्डिनेशन की और एनेक्सेशन की कि भाई जिसके अंदर राज्य को अगर किसी का बेटा नेचुरल ना हो तो अपने में मिला लेना, या फिर स्टेट के खर्चे पे पूरी आर्मी को, अंग्रेज़ों की आर्मी को पालना, ठीक है। ये जो पॉलिसी ये अंग्रेज़ लेके आए थे ना, उसकी वजह से इनके काफ़ी एनिमी बन गए थे, काफ़ी दुश्मन बन गए थे, जिसमें नाना साहिब शामिल है, रानी लक्ष्मीबाई शामिल है, बहादुर शाह शामिल हैं, ठीक है। अब नाना साहेब क्या थे, अडोप्टेड सन थे बाजीराव टू के, ठीक है। तो अडोप्टेड हो गए तो फिर जो इनकी स्टेट थी वो तो फिर जानी थी किसके यहाँ पे, अंग्रेज़ों के अंदर में, ठीक है। तो इस वजह से नाना साहेब भी उनसे खासा नाराज़ थे। ऊपर से अंग्रेज़ों ने इनको जो पेंशन देते थे पहले बाजीराव टू को, वो पेंशन नाना साहेब को देने से मना कर दिया, क्योंकि आप यहाँ के पेशवा हो ही नहीं, आप यहाँ के राजा हो ही नहीं, ठीक है। और इनको कहाँ पे रहने को मजबूर कर दिया, कानपुर में, ठीक है, और जो कि इनकी फैमिली से काफ़ी दूर रही। सिमिलरली ब्रिटिश डिमांडेड द एनेक्सेशन ऑफ झांसी, अब इन्होंने झांसी को भी अपने अंदर मिलाने की डिमांड करी, क्योंकि वहाँ पे भी अडोप्टेड सन था, ठीक है। जो भी रानी लक्ष्मीबाई है उनका खुद का नेचुरल बेटा नहीं था, तो अडोप्टेड सन था, जिसको वो अपने पति के बाद वहाँ पे गद्दी पे बैठाना चाहती थी, और जिसको जो डिमांड को अंग्रेज़ मान नहीं रहे थे। तो इस वजह से उनकी भी लड़ाई स्टार्ट हो गई इनसे। द हाउस ऑफ मुगल्स, जो मुगल्स का जो हाउस था, ठीक है, और 1849 में डलहौजी ने क्या अनाउंस किया कि जो सक्सेसर्स रहे हैं बहादुर शाह के बाद के जितने भी उनके जो उनके बाद में जो राज करने वाले जो राजा कहलाए जाएंगे, उनको जो हिस्टोरिक फोर्ट जहाँ पे जितने भी मुग़ल राजा रहे हैं, रेड फोर्ट, उसको छोड़ना पड़ेगा, और आप जाके कहाँ पे रह सकते हैं, कुतुब में, जो कि कहाँ पे था, दिल्ली के बॉर्डर एरिया पे, ठीक है। 1856 में इस वजह से ये भी काफ़ी नाराज़ रहने लग गए। 1856 में कैनिंग ने क्या अनाउंस किया कि बहादुर शाह की डेथ के बाद में जो मुगल्स का जो टाइटल है किंग का, वो ख़त्म कर दिया जाएगा और अब केवल उनको प्रिंस माना जाएगा। An important factor in turning the people against the British rule was their fear that it is endangered their religion। अब सबसे बड़ा लोगों के अंदर रोष क्या था ना, कि अंग्रेज़ उनके धर्म के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे क्रिश्चियन जो मिशनरीज थी, जो धर्म के अनुयायी थे क्रिश्चियन धर्म के, वो हर जगह आपको दिख जाएंगे उस टाइम की अगर बात करें, हर एक स्कूल के अंदर वो देखे जा सकते थे, हॉस्पिटल्स के अंदर, मार्केट प्लेसेस वगैरह के अंदर भी, इवन दो वो जेल वगैरह के अंदर भी जाते थे, ठीक है। और ये क्या करते थे, इनका काम क्या था ना, कि लोगों को ये धर्म को कन्वर्ट करना, कि भाई आप हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, सिख धर्म को छोड़ के और ईसाई धर्म को अपना लो, ठीक है। और इसी चीज़ के चलते 1850 में गवर्नमेंट ने क्या लेके आए, जो क्रिश्चियनिटी को अपनाएगा, हम उनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो उनके दादा वगैरह जो पुराने जो लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी है, वो उनको वापस सौंप देंगे। अब इससे लोगों के अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा रोष हो गया, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से लोग काफ़ी गुस्से में रहने लग गए। दे बिलीव दैट क्रिश्चियन गवर्नमेंट हैड नो राइट टू इंटरफेयर इन देयर रिलीजन एंड कस्टम्स। और लोगों का क्या मानता था कि जो भी अंग्रेज़ी सरकार है, इनका कोई हक नहीं बनता इनके रिलीजन, इनके धर्म और इनके रीति रिवाजों में टांग फेर बढ़ाएं। और ऊपर से सरकार ने उस टाइम पे क्या नई एक्ट पास कर दी थी, जिसके अंदर जो सती प्रथा उसको बैन कर दिया था। विडो रीमैरिज, जो विधवाएं होती थी वो दोबारा शादियां कर सकती हैं, और जो स्कूल्स थे वो लड़कियों के लिए एजुकेशन के लिए खोल दिए गए। अब कुछ लोग थे जो थोड़ी सी पिछड़ी सोच के थे, जो इन चीज़ों को भी इंटरफेयर मानते थे अपने धर्म में, ठीक है।
Religious sentiment were also hurt by the official policy of taxing land belonging to temples and mosques and to their priests or the charitable institution which had been exempted from the taxation by the previous Indian rulers. अब इसके अंदर क्या बोला गया है ना कि जो प्राइस्टली जो जितने भी प्राइस्ट रहे हैं उस टाइम पे पुजारी रहे हैं, मौलवी वगैरह रहे हैं, तो इनसे पहले के राजा जो थे ना वो कर वसूल नहीं करते थे, ठीक है, इनसे टैक्स वसूल नहीं किया करते थे। और ना ही जो टेंपल है, जितने भी मंदिर मस्जिद रहे हैं, ठीक है, ना ही इनकी ज़मीन से कोई टैक्स वसूला जाता था और ना ही इनके ऊपर जो चंदा आता था, जो भी पैसा लोग दे के जाते थे उस पर कोई टैक्स वसूला जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने आके ये सब चेंज कर दिया, अब वो इनसे हर तरह का टैक्स वसूलने लग गए, जिसकी वजह से ये और गुस्से में हो गए थे, ठीक है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड विद द म्यूटिनी ऑफ कंपनी सिपाही। वी हैव देयरफॉर टू एग्जामिन व्हाई द सिपाही हु हैड बीन डिवोटेड सिंस enabled the company to conquer India, who enjoyed high prestige and economic सिक्योरिटी सडनली बिकेम रिबेलियस। अब इसमें क्या कहा गया ना, जो 1857 का लड़ाई थी, जो युद्ध था, वो क्यों स्टार्ट हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था जो कंपनी के कुछ सैनिक थे वो कंपनी के ख़िलाफ़ हो गए थे। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि भाई जो कंपनी का सिपाही जो इतनी गुणगान करते थे, जी जो उस पोस्ट को इतना प्रेस्टीज मानते थे, इतनी ऊंची नौकरी मानते थे, ठीक है, और उनको इतनी अच्छी सैलरी मिलती थी, फिर भी वो कंपनी के खिलाफ क्यों हो गए, इसके बारे में अब पढ़ते हैं, ठीक है। सिपाही वाज इन फैक्ट ए पीजेंट इन यूनिफॉर्म। इफ देयर नियर एंड डियर वन सफर्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ब्रिटिश रूल, दे इन टर्न फेल्ट द सफरिंग। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो जितने भी सिपाही थे वो अंत में यूनिफॉर्म के अंदर एक किसान ही था, ठीक है। और जब उनको पता चलता कि भाई उनके जो सगे हैं, जो भाई बहन हैं, माता पिता हैं, वो भी ब्रिटिशर्स के इन हैवी टैक्सेशन जो भी है और इनकी जो नीतियाँ हैं उनकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है, तो ये खुद पे भी उस दर्द को ये खुद पे समझते थे कि भाई हाँ ये मेरे साथ में हो रहा है असल में, जबकि इन्होंने ही पूरे इंडिया को जीतने में ब्रिटिशर्स की हेल्प करी थी, ठीक है। द सिपाही आल्सो हैड रिलीजियस और कास्ट ग्रीवेंसेस ऑफ देयर ओन, ठीक है। अब क्या था ना, ब्रिटिशर्स इंटरफेयर कर रहे थे, भाई चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी में बदलने लग जाए, और सिपाहीज का क्या था, जितने भी सिपाही थे ये इनके अपने धर्म थे, कुछ अपनी कस्टम थे, ठीक है, रीति रिवाज थे जिनको ये मानते थे, ठीक है। और उस टाइम पे काफ़ी कुछ लाइक कास्ट रूल भी होते थे, लाइक कास्ट पंचायत, जब जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि कास्ट पंचायत होती थी, जो देखती थी कि भाई जो जात पात के जो नियम हैं उनको सही से फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ठीक है। तो इन चीज़ों से ये सिपाही काफ़ी बंधे हुए थे और इनको काफ़ी स्ट्रिक्टली मानते भी थे। और मिलिट्री जो अथॉरिटी थी वो उस टाइम पे जो भी वियर कास्ट एंड सेकुलर मार्क्स, ठीक है, किसी भी जाति या धर्म में कुछ पहनना, जैसे सिखिज़्म के अंदर क्या है कि लोग पगड़ी बांधते थे, तो ये सब अथॉरिटी जो मिलिट्री अथॉरिटी थी, अंग्रेज़ी सरकार थी, वो अलाउ नहीं करती थी कि भाई आप मुस्लिम दाढ़ी वगैरह लंबी दाढ़ी रखते थे तो वो अलाउ नहीं करती थी, ठीक है, आप क्लीन शेव रखोगे, आप पगड़ी वगैरह नहीं रखोगे। इस वजह से भी इनके जो थे अपने रिलीजियस सेंटीमेंट, ठीक है, उनको काफ़ी ठेस पहुंची और जिसकी वजह से इनके अंदर ऐसी भावना पैदा होने लगी। 1856 एन एक्ट वॉज पास्ड अंडर विच एवरी न्यू अंडरटुक टू सर्व इवन इन ओवरसीज इफ रिक्वायर। अब 1856 में एक नया एक्ट बनाया गया जिसके अंदर क्या कहा गया, हर एक नया सिपाही जो भी रिक्रूट होगा, जो भी शामिल होगा, उसको विदेशों के अंदर एक बार जाके नौकरी करनी पड़ेगी सरकार की तरफ से, मतलब विदेशों में जाके आर्मी की नौकरी वो अंग्रेज़ों के लिए वहाँ पे शुरू करेंगे। अब इससे जो सिपाही थे उनके सेंटीमेंट्स को हर्ट पहुँचा, क्योंकि जो हिंदू बिलीफ्स थे, जो हिंदू धर्म के अंदर कहा जाता था कि अगर आपने समुद्र क्रॉस कर लिया तो आप अपनी जात से बाहर निकाल दिए माने जाओगे, ठीक है। एंड आल्सो
उसके बाद अगर कोई चला जाता तो उनको काफ़ी गंदे से ट्रीट भी करते थे जो कास्ट के लोग थे। और ऊपर से सिपाहियों के साथ जो अंग्रेज़ जितने भी सिपाही होते थे उस टाइम पे, जो इनसे हायर पोस्ट पे होते थे या इनकी सेम पोस्ट पे होते थे, वो भी इनसे काफ़ी गंदे से ट्रीट करते थे। लाइक इनको निगर बोलते थे या सुअर, ठीक है, इनको बहुत बिल्कुल जानवरों जैसे ट्रीट करते थे, बल्कि उससे भी बद था, जिसकी वजह से इनको इनके जो खुद के सेंटीमेंट थे तो उनको भी काफ़ी ठेस पहुंची। अब बात करते हैं इमीडिएट डिससेटिस्फैक्शन की। एकदम से ऐसा क्या हुआ, क्या था ना, कंपनी ने जब पहले जो भी सिपाही सिंध और पंजाब के अंदर जाके नौकरी करता था या कुछ टाइम सर्व करता था तो उसको भत्ता मिलता था, ठीक है। अब सरकार ने क्या, गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर किया कि अब से ये सब हम बंद कर देंगे, जिसकी वजह से इनकी सैलरी में काफ़ी बड़ा कट आ गया और इससे भी ये काफ़ी नाराज़ हो गए, ठीक है। और जब डिससेटिस्फैक्शन की बात करें कि भाई सिपाहियों के अंदर ऐसा क्यों हुआ या फिर कितनी बार हो चुका है, तो इसकी काफ़ी एक लंबी हिस्ट्री है। सिपाहियों का जो विद्रोह वो पहले भी काफ़ी बार उठ चुका है, वो विद्रोह काफ़ी बार कर चुके हैं, ठीक है। लाइक इन 1764 में पहले जब बंगाल के अंदर भी उन्होंने ऐसे ही अपनी जो अथॉरिटी थी उसके खिलाफ लड़ाई स्टार्ट कर दी थी, जिसको दबा दिया गया था अथॉरिटी के द्वारा। कैसे, 30 सिपाहियों को जो तोप होती है उसके सामने बांध दिया गया था और तोप को चला दिया गया था, जिससे वो 30 के 30 मारे गए। 1806 के अंदर भी वेलोर के अंदर ऐसा ही हुआ। वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने ऐसे ही कम से कम 100 से भी ज़्यादा सिपाहियों को मार दिया था। 1824 के अंदर जो 47वीं रेजिमेंट थी बैरकपुर की, जिसने बर्मा जाने से मना कर दिया कि भाई हम समुद्र पार करके नहीं जाएंगे, ठीक है, उसको भी इन्होंने पहले तो उस रेजिमेंट को पहले ख़त्म कर दिया और जितने भी अनार्म जो भी निहत्थे सैनिक थे, निहत्थे आदमी थे, उनके ऊपर गोलियां चला दी और उनके लीडर्स को फांसी दे दी गई। 1844 के अंदर जो 7 बटालियन थी उन्होंने भी रिवोल्ट किया, ठीक है, उन्होंने भी लड़ाई स्टार्ट कर दी और क्वेश्चन किया कि हमारी सैलरीज क्यों कम करी गई, हमारा भत्ता क्यों बंद किया गया, ठीक है। सिमिलरली सिपोइज इन अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी सैनिक थे वो भी बिल्कुल एक लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए थे अफ़गान वॉर के टाइम पे लड़ाई करने के लिए। उसको कैसे दबाया गया, जो दो मतलब एक हिंदू और एक मुस्लिम जो इनके सूबेदार थे उनको गोली मार दी गई, जिससे पूरी आर्मी को दबाया गया, ठीक है। ऐसा कोई एक आधा ही साल जाता था जब ऐसी लड़ाइयाँ ना होती थी, ऐसे आर्मी के जो लोग थे अपनी अथॉरिटी के ख़िलाफ़ ना खड़े हुए हों, ऐसा कोई बहुत कम ही होता था साल में कि ऐसा कुछ ना हुआ हो। 1763 से 56 के टाइम में 40 से ज़्यादा ऐसे विद्रोह हो चुके थे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्या था ना, इनमें कौन साथ देते थे आर्मी वाले लोगों का, राजा, नवाब, ज़मींदार, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, ये सब इनका साथ देते थे। तो ये था हमारा पहला पार्ट चैप्टर 7 का। और अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो सेकंड पार्ट है और जो फाइनल पार्ट है इस चैप्टर का वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अगर किसी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हो सके आपको ठीक लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।